इतिहास जगत में आपका स्वागत है मित्रों। इतिहास पाठ में आज हम बात कर रहे हैं गांधीवाद की। मेरे पास जो किताब है उसका नाम है इतिहास के सवाल। इस किताब को लिखा है प्रोफेसर नंदकिशोर आचार्य ने। इस पुस्तक में एक अध्याय है गांधीवाद, गांधी के बाद। इस अध्याय की हमने पिछले 2 अंकों में चर्चा की है। प्रोफेसर आचार्य ने गांधीवाद के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात की। उनका कहना यह था कि नेहरू जी ने प्रारंभ में गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि यह भूल थी और हमें गांधी जी के रास्ते पर चलना चाहिए। लोहिया जी के संदर्भ में प्रोफेसर आचार्य का ये कहना है कि वे चले तो ठीक रास्ते पर थे, लेकिन लोहिया जी और उनके अनुयायी संसदीय राजनीति के दुष्चक्र में फंस गए, इसलिए गांधी जी के सपनों को वे भी पूरा नहीं कर सके। आगे विनोबा की चर्चा करते हैं प्रोफेसर आचार्य। वे लिखते हैं, इस दृष्टि से विनोबा और जयप्रकाश नारायण का रास्ता शायद अपेक्षाकृत गांधी दृष्टि के अधिक अनुकूल रास्ता था। प्रोफेसर आचार्य ने नेहरू जी और लोहिया जी के साथ जयप्रकाश जी की विशेष चर्चा की थी। उनका ये कहना है कि विनोबा और जयप्रकाश नारायण अपेक्षाकृत गांधी दृष्टि के अधिक अनुकूल रहे और इसीलिए सामान्य चित्त में भी ये दोनों व्यक्तित्व और उनसे जुड़े समूह ही गांधीवादियों के रूप में जाने जाते हैं। विनोबा की मान्यता थी कि गांधी विचार, जिसे उन्होंने सर्वोदय कहा, को संसदीय राजनीति के माध्यम से नहीं बल्कि रचनात्मक कार्यक्रमों और लोक शिक्षण के माध्यम से ही अमली जामा पहनाया जा सकता है। विनोबा की मान्यता थी कि गांधी विचार, जिसे उन्होंने सर्वोदय कहा, को संसदीय राजनीति के माध्यम से नहीं बल्कि रचनात्मक कार्यक्रमों और लोक शिक्षण के माध्यम से ही अमली जामा पहनाया जा सकता है। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय विचार को भी एक किस्म का समाजवाद मानते हुए कहा कि दोनों में महत्वपूर्ण अंतर कार्य पद्धति और साधन का है। सांख्य दर्शन की त्रिगुणात्मक प्रकृति की अवधारणा के आधार पर समाजवाद का वर्गीकरण करते हुए जेपी ने हिंसा के माध्यम से स्थापित समाजवाद को तामसिक, राजशक्ति द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक समाजवाद को राजसिक तथा जनता के विचारों या व्यवहार में परिवर्तन के माध्यम से स्थापित समाजवाद को सात्विक समाजवाद या सर्वोदय कहा। यह बात जयप्रकाश जी ने अपनी पुस्तक मेरी विचार यात्रा के भाग 1 में कही है। उनका यह कहना था कि यदि आप हिंसा के माध्यम से समाजवाद लेकर आते हैं तो वह तामसिक प्रकृति का होगा। यदि राजशक्ति समाजवाद लेकर आती है तो वह राजसिक प्रकृति का होगा तथा जनता के विचार से और व्यवहार से जो समाजवाद स्थापित होगा वह सात्विक समाजवाद होगा या सर्वोदय होगा। इतिहास दर्शन की बात करते हैं तब भी हम सांख्य दर्शन की त्रिगुणात्मक प्रकृति की चर्चा करते हैं। पश्चिमी दर्शन के सामने हम हमारे सांख्य दर्शन को खड़ा करते हैं। दरअसल ग्राम स्वराज, स्वदेशी और ट्रस्टीशिप तथा सत्याग्रह की अवधारणा में विनोबा और उनके अनुयायियों की पूरी आस्था रही और भूदान, ग्रामदान के आंदोलन भी इन्हीं उद्देश्यों की सिद्धि के लिए किए जाने वाले कार्यक्रम थे। विनोबा द्वारा रचनात्मक कार्यक्रमों को सत्याग्रह की संज्ञा देना भी उचित ही था। सत्याग्रह की विधि वस्तुतः हृदय परिवर्तन की ही एक विधि थी और भूदान, ग्रामदान जैसे रचनात्मक कार्यक्रम भी हृदय परिवर्तन की विधि का ही एक रूप थे।
विनोबा द्वारा लोक शिक्षण को भी एक प्रकार का सत्याग्रह, सौम्य या सौम्यतर सत्याग्रह मानना भी संगत ही था। उनके कुछ अनुयायियों की दृष्टि में तो विनोबा का यह सत्याग्रह गांधी जी के सत्याग्रह से भी बढ़कर था। धीरेन्द्र मजूमदार के शब्दों में, गांधी का आंदोलन युद्ध था, क्रांति नहीं थी। गांधी का आंदोलन युद्ध था, उसे क्रांति नहीं कहा जा सकता। विनोबा का आंदोलन क्रांति है। युद्ध एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को पराजित करने के लिए होता है। क्रांति मनुष्यों की सभ्यता परंपरा को बदलने के लिए होती है। उत्कटता से मनुष्य का विचार बदलता नहीं है। उत्कटता से मनुष्य का विचार बदलता नहीं है। उत्कटता से मनुष्य से कुछ काम करवाया जा सकता है। चूंकि इंसान के मूल्य और विचार बदलने हैं, इसलिए विशेष प्रक्रिया चाहिए। विद्या ददाति विनयम। शिक्षण प्रक्रिया हमेशा सौम्य होती है, युद्ध प्रक्रिया हमेशा तीव्र होती है। बात ठीक है, लेकिन गांधी जी ने जिस परिस्थिति में देश का नेतृत्व किया था, उस परिस्थिति में जो उनसे बन पड़ता था वह उन्होंने किया। उनके किए गए कामों की व्याख्या बाद में विद्वान अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। यह तो भारतीय लोकतंत्र, भारतीय परंपरा उन्हें अवसर देती है। यह भी सही है कि भूदान ग्रामदान आंदोलन में आ गए बहुत से दोषों और कमजोरियों के बावजूद उनकी उपलब्धियां भी उल्लेखनीय कही जा सकती हैं। सर्वोदय की आधिकारिक पद्धति से मोह भंग के दौर में भी स्वयं जयप्रकाश नारायण यह स्वीकार करते हैं कि न केवल इस आंदोलन में आम जनता बड़े पैमाने पर शामिल हुई, बल्कि आंकड़ों की दृष्टि से भी आंखें खोलने वाला परिणाम इस आंदोलन का आया है। देश भर की राज्य सरकारों ने भूमि सुधार संबंधी कानून बना बनाकर जो परिलाभ हासिल किए हैं, उनसे कई गुना अधिक भूमि भूदान ग्रामदान द्वारा वितरित की गई है। मित्रों, आपको ध्यान होगा कि विनोबा भावे का जो आंदोलन था भूदान और ग्रामदान का, उस आंदोलन का संबंध उन लोगों के हृदय परिवर्तन से था जिनके पास जमीनें थीं। और विनोबा जी का कहना यह था कि वे अपने मन से जमीनें उन लोगों को बांट दें जिनके पास जमीनें नहीं हैं, या जो जमीनें जोत रहे हैं लेकिन जमीनों के मालिक नहीं हैं। यह आंदोलन एक सीमा तक सफल रहा था। इसी आंदोलन की पृष्ठभूमि में प्रोफेसर आचार्य अपनी बात कह रहे हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सदियों से भूमि की मिल्कियत संबंधी जो मूल्य समाज में प्रतिष्ठित थे, उनके प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन इस आंदोलन के द्वारा आया है। लेकिन जल्दी ही उत्साह ठंडा पड़ गया और स्वयं जयप्रकाश जी के शब्दों में ग्रामदान और मिल्कियत विसर्जन की नई परिकल्पनाओं के प्रति शुरू में उत्साह की जो लहर दौड़ी थी, उसके शांत हो जाने पर अधिकतर गांव फिर से अपने पुराने ढर्रे पर चलने लगे। नतीजा यह हुआ कि ग्रामदान का संदेश दूर दूर तक पहुंचा अवश्य, लेकिन गांवों के आर्थिक और शासकीय ढांचे में प्रभावकारी परिवर्तन नहीं हुए। लेकिन गांवों के आर्थिक और शासकीय ढांचे में प्रभावकारी परिवर्तन नहीं हुए। इसी तरह स्वदेशी और ट्रस्टीशिप की अवधारणाओं में सर्वोदय का विश्वास तो जरूर रहा, लेकिन बड़े उद्योगों को स्थापित करने की सरकारी नीति के विरोध या ट्रस्टीशिप की स्थापना के लिए कोई दबाव निर्मित करने का काम भी उसने नहीं किया। सच तो यह है कि गोवध या शराब के प्रचलन को रोकने के लिए जितना दबाव सरकार पर डाला गया, उतना दबाव ग्राम स्वराज या ट्रस्टीशिप के लिए नहीं डाला गया। लोक शिक्षण भी सत्याग्रह का एक अंग है, लेकिन उसी तक सत्याग्रह को सीमित कर देना विनोबा के कार्यक्रम की सीमा रही। गांधी जी भी लोक शिक्षण के द्वारा हृदय परिवर्तन पर जोर देते थे, लेकिन उनके लिए अहिंसक संघर्ष भी हृदय परिवर्तन की ही एक विधि था। स्वयं कष्ट सहकर
स्वयं कष्ट सहकर दूसरों में सोए मनुष्य को जगाना भी शिक्षण का ही एक प्रकार माना जाना चाहिए। लेकिन लेकिन विनोबा सत्याग्रह के संघर्ष, अहिंसक संघर्ष वाले रूप को भी टकराव मानते थे और उससे बचना चाहते थे। गांधी और विनोबा के बीच जो मूलभूत अंतर है वह यही है कि विनोबा ये मानते थे कि गांधी जी चाहे वे किसी भी रूप में अपना आंदोलन चलाएं, टकराने के मूड में थे, और विनोबा चाहते थे कि शुद्ध हृदय परिवर्तन हो, कहीं टकराव नहीं हो। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि गांधी जी ने जिस परिस्थिति में देश का नेतृत्व किया, स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया या दूसरे आंदोलन चलाए या दूसरे कार्यक्रम चलाए, वह परिस्थिति बिल्कुल अलग थी। विनोबा सत्याग्रह के संघर्ष, अहिंसक संघर्ष वाले रूप को भी टकराव मानते थे और उससे बचना चाहते थे। यह गांधी जी का रास्ता नहीं हो सकता था। न्यासीता के सिद्धांत का व्यावहारिक रूप देने के लिए गांधी जी जिस त्रिआयामी योजना का प्रस्ताव करते हैं, वह उनके अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी लागू होता था। एक ओर गांधी जी पूंजीपतियों से आग्रह करते हैं कि वे न्यासीता के सिद्धांत को स्वीकार कर अपने पाप का प्रायश्चित करें, लेकिन साथ ही वे श्रमिकों और राज्य को भी अपनी अपनी भूमिका निभाने का निर्देश देते हैं। श्रमिकों से वे कहते हैं कि उन्हें पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। शिक्षण ही नहीं, अहिंसक असहयोग और सविनय अवज्ञा भी गांधी जी की दृष्टि में दो सही और अचूक उपाय हैं। जिन उपायों को ब्रिटिश साम्राज्य जैसी शक्ति के सम्मुख काम में लिया जा सकता था, उन्हें पूंजीपतियों के शोषण और अन्याय को मिटाने और आर्थिक समानता लाने के लिए क्यों नहीं काम में लिया जा सकता था। यह सिद्धांत की नहीं, उसे व्यवहार में लाने का प्रयत्न करने वाले कार्यकर्ताओं की ही कमी मानी जानी चाहिए कि उन्होंने मात्र लोक शिक्षण को ही महत्व दिया, अहिंसक असहयोग और सविनय अवज्ञा को नहीं। राज्य से भी गांधी जी यही अपेक्षा करते हैं कि वह कानून बनाकर न्यासीता के सिद्धांत को लागू कर सकता है। दरअसल गांधीवादी मुद्दे पर भी एक अहिंसक लड़ाई लड़ना और राज्य पर भी दबाव डालकर संबंधित कानून बनवाने का प्रयास करना वांछनीय होना चाहिए था। लेकिन सर्वोदय आंदोलन हमें इस दिशा में कहीं भी सक्रिय नहीं दिखता। कहने का मतलब ये है कि विनोबा जी ने जिस नरमी से काम लिया, जिस उदारता से काम लिया, उस नरमी और उदारता से राज्य का हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता था। शायद यही कारण रहा कि शोषण और अन्याय से पीड़ित समाज में सर्वोदय के कार्य केंद्रीय भूमिका नहीं निभा पाए, यानी सर्वोदय केंद्र में नहीं आ सका, सर्वोदय का कार्यक्रम केंद्रीय रूप से लागू नहीं किया जा सका। इस कार्यक्रम की उपस्थिति हमेशा हाशिए पर ही रही। संभवतः इसी कारण जयप्रकाश नारायण को अंततः विनोबा से अलग रास्ता पकड़ना पड़ा। यह विडंबना है इस देश की कि हम किसी एक महापुरुष के विचारों के पीछे चलते हैं, लेकिन हम कहीं न कहीं जाकर संगठित नहीं रह पाते और अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। वे रास्ते विचार के आधार पर अलग हो सकते हैं, कार्यक्रम के आधार पर अलग हो सकते हैं। यद्यपि दोनों ही रास्तों पर या तीनों ही रास्तों पर या चारों ही रास्तों पर या अलग अलग रास्तों पर चलने वाले लोग पहुंचना एक ही जगह चाहते हैं, लेकिन यह अंतर आ ही जाता है। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ, गांधीवाद, गांधी के बाद। इस अध्याय को लेकर अभी हमें एक बार और मिलना है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। अब न तो नेहरू जी हैं, न जयप्रकाश हैं, न लोहिया जी हैं और न ही विनोबा जी हैं।
इनकी अनुपस्थिति में हमें इस देश को गांधी के मार्ग पर कैसे लेकर जाना है, यह भी हमारे विचार का विषय होना चाहिए। क्या गांधीवाद इसका उपयुक्त मार्ग है? इस बिंदु पर भी हमें सोचना होगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार।